Hey friends, welcome back to my channel Aram Vadhyay. Today we'll continue our fundamental rights series with cultural and educational right from article 29 to 30. Article 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। माइनॉरिटीज़ वो होते हैं जो बाकियों के कंपैरिजन में कम पॉपुलेशन में होते हैं। Article 29 says that any section of citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. इसका मतलब ये कि कोई भी इंडियन सिटीज़न है, यहाँ पे इंडियन सिटीजन्स की बात की जा रही है, फॉरेनर्स की बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी इंडियन सिटीज़न है वो इंडिया के किसी भी पार्ट में रह रहा है, उसका अपना कल्चर है, लैंग्वेज है, ट्रेडिशंस हैं, अपनी एक स्क्रिप्ट है, अपना एक लिटरेचर बुक फॉलो करते हैं, उनके पास अधिकार है उसको कंजर्व करके रखने का, उसको बचा के रखने का। No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them. किसी भी सिटीजन को एडमिशन डिनाई नहीं की जाएगी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट मेंटेन कर रही है या स्टेट वहाँ पे फंड दे रही है, हेल्प प्रोवाइड कर रही है पैसे के फॉर्म में या और भी किसी फॉर्म में। वहाँ पे किसी भी सिटीज़न को एडमिशन डिनाई नहीं की जाएगी ऑन ग्राउंड्स ऑफ कि उस इंसान का रिलीजन, धर्म क्या है, रेस, उसकी कॉम्प्लेक्शन क्या है, गोरा है या काला है, कास्ट, किस जाति से बिलोंग करता है, लैंग्वेज, क्या भाषा बोलता है। इस बेसिस पे किसी भी सिटीज़न को एडमिशन डिनाई नहीं की जाएगी। दिस प्रोविज़न इज़ फॉर बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 29 में जो माइनॉरिटीज़ की बात की गई हैं उसमें सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ नहीं आती हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ भी आती हैं। धर्म के नाम पे तो माइनॉरिटीज़ एग्जिस्ट करती ही हैं, लेकिन लैंग्वेज, भाषा के नाम पे भी माइनॉरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं जिनकी लैंग्वेज बाकी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में कम बोली जाती हैं, उनको कहेंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। सो आर्टिकल 29 बोथ टाइप ऑफ माइनॉरिटीज़ की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। इट इज़ एक्सटेंडेड टू मेजॉरिटीज़ एज वेल। जो लोग मेजॉरिटीज़ में हैं, जैसे हमारे देश में हिंदूज़ जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदूज़ के राइट को, उनके कल्चर को, स्क्रिप्ट को, लैंग्वेज को प्रिजर्व नहीं किया जाएगा, उनको भी कंजर्व करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही लिखा है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स का कोई भी सेक्शन हो, चाहे वो मेजॉरिटी हो चाहे वो माइनॉरिटी में हो, उनके पास अधिकार है अपने लैंग्वेज, कल्चर और स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने का। और उनको किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट फंड कर रही है या मेंटेन कर रही है उसमें एडमिशन डिनाई नहीं की जाएगी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। नेक्स्ट आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30 बात करता है कि माइनॉरिटीज़ के पास ये अधिकार है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी मर्ज़ी से एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, चला भी सकते हैं और उसके ओनर भी बन सकते हैं। यही लिखा है एक्सप्लेनेशन में भी। आर्टिकल 30 ग्रांट्स टू ऑल द माइनॉरिटीज़ द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। The state shall not discriminate against any educational institution managed by a minority in granting aid. स्टेट की डेफिनेशन बहुत वाइड है, आर्टिकल 12 ने बताई थी। तो स्टेट बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं करेगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो माइनॉरिटी गवर्न करती है, माइनॉरिटी उसको मेंटेन करती है, उसको ग्रांट प्रोवाइड करने में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती स्टेट। सरकार ये नहीं बोल सकती है कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई माइनॉरिटी चला रही है इसलिए इसको कम ग्रांट प्रोवाइड किए जाएगी, इसको कम मदद दी जाएगी। या अगर 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ हैं, 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस चला रही हैं, उसमें भी स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि इस माइनॉरिटी को कम पैसा दिया जाएगा या इस माइनॉरिटी को ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट।
देर आर 3 टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो माइनॉरिटीज़ चला रहे हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला, इंस्टीट्यूशंस दैट डिमांड रिकग्निशन एज वेल एज एड फ्रॉम द स्टेट। वो इंस्टीट्यूशंस जिनको रिकग्निशन मतलब स्टेट के द्वारा सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, प्लस एड भी चाहिए होती है, हेल्प भी ले रहे होते हैं, फाइनेंशियल एड भी ले रहे होते हैं। वो दूसरे इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं दैट डिमांड ओनली रिकग्निशन फ्रॉम द स्टेट, सिर्फ सर्टिफिकेशन चाहिए। थर्ड इंस्टीट्यूशंस डिमांड नीदर रिकग्निशन नॉर एड फ्रॉम द स्टेट। तीसरे टाइप के इंस्टीट्यूशंस ना तो उनको रिकग्निशन चाहिए, ना ही वो किसी तरीके की मदद ले रहे होते हैं। The institutions of A and B types are bound to follow the rules and regulations made by the state, whereas the third type of institutions are free to appoint teachers, but they have to follow general laws and eligibility criteria qualifications prescribed by the state. जो इंस्टीट्यूशंस हैं पहले और दूसरे टाइप के, मतलब वो जिनको रिकग्निशन भी चाहिए और एड भी चाहिए, और वो जिनको सिर्फ रिकग्निशन चाहिए, उन इंस्टीट्यूशंस को तो पूरे के पूरे स्टेट के लॉज फॉलो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि स्टेट ने उनको रिकग्नाइज़ किया है, स्टेट से उनको एड मिल रही है। तो स्टेट के तो जितने भी लॉज होंगे इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करने हैं, और भी जर्नल लॉज, सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। वेयर एज जो थर्ड टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको ना तो रिकग्निशन चाहिए ना तो एड चाहिए, वो फ्री है कि टीचर्स की अपॉइंटमेंट फ्रीली कर सकते हैं, सिलेबस भी अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कुछ जर्नल लॉज तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, जैसे लेबर लॉज होते हैं, वो सब लॉज फॉलो करने ही पड़ेंगे। प्लस एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया जो है वो भी देखना ज़रूरी है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी। इतने भी आज़ाद नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी काम कर लें। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ पे, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग ऑल द फंडामेंटल राइट्स। सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ पे जाके फंडामेंटल राइट्स को पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आया हो। बाय।